एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी अपनी पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया पार्ट 1। इसमें हम यूरोपियंस का आगमन भारत में कैसे हुआ इस बारे में जानेंगे। तो जो यूरोपियन हमारे इंडिया में आए हुए थे वो तो सबको पता ही है। तब पोर्तुगीज़ आए थे, डच आए थे, फिर फ्रेंच आए थे, इंग्लिशमैन आए थे। तो सबसे पहले हम पोर्तुगीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जब रोमन एम्पायर का डिक्लिनेशन होना शुरू हुआ था तो वहाँ पे अरब ने अपनी झंडे गाड़ लिए थे और वो वहाँ के राजा बन चुके थे, जिससे जो वहाँ का ट्रेड था, जो बाकी की कंडीशन थी, वो बहुत ज़्यादा मिसमैनेज हो गई थी। इन सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे वहाँ के ट्रेडर्स। 1453 में जो ओटोमन ट्रंक था वो पूरी तरह से पर्शिया में फैल चुका था और साथ ही साथ अरब में भी। नेक्स्ट था जो रेड सी ट्रेड रूट था, वहाँ पे मोनोपोली इस्टेब्लिश कर दी गई थी इन्हीं रूलर्स द्वारा, जो कि इस्लामिक रूलर्स थे और जिनकी पोर्तुगीज़ से बिल्कुल ही नहीं बनती थी। जो अरब थे वो काफ़ी हैवी टैक्सेशन करते थे अगर वहाँ से कोई ट्रेड होता था। वैसे तो होता ही नहीं था क्योंकि उनकी दुश्मनी इतनी ज़्यादा थी कि वो ट्रेड करने ही नहीं देते थे पोर्तुगीज़ को इंडिया वालों के साथ, जिससे यूरोपियन ने कुछ रास्ता ढूंढने का सोचा। धीरे धीरे अरब और इनके पोर्तुगीज़ के बीच इतनी लड़ाई हुई कि सारा ट्रेड ही इंडिया का बंद हो गया। पर जब पोर्तुगीज़ ने ट्रेड का सिस्टम ढूंढ लिया और धीरे धीरे वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अमीर होने लगे। पोर्तुगीज़ ने सबसे पहले तो ऐसी शिप बनाई, ऐसी रूट बनाई जिससे वो आराम से ट्रेड कर सके, और इस ट्रेड के चलते वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। अमीर होने के साथ साथ उनकी डिमांड और बढ़ती गई और जिससे वो सामान पहुंचाने का और कारोबार का भी उनका सिस्टम बढ़ता गया। साथ ही साथ जो प्रिंस हेनरी थे उन्होंने इस ट्रेड को और बढ़ाने के लिए एक नेविगेटर नाम की संस्था का चयन किया, जिसमें जो जितने भी मेंबर्स थे वो अलग अलग दिशाओं में अपने समुद्रों के रास्ते नई नई जगहें ढूंढेंगे और वहाँ से ट्रेड इस्टेब्लिश करेंगे। इसी बीच 1494 में ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास साइन हुई थी पुर्तगाल और स्पेन के बीच में, जिसमें उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्राइव कर दी थी, खींच दी थी अटलांटिक के बीच में। तकरीबन 13,000 मील की ये लाइन थी, जिसमें जो केप वर्डे आइलैंड पे होके गुज़रती थी। इसमें पोर्तुगीज ने कहा था कि वो जो है वो ईस्टर्न एरिया एक्वायर कर लेंगे और जो स्पेन है वो वेस्टर्न एरिया एक्वायर कर लेगा, और इसी तरह उनका जो डिवीज़न था वो प्रॉपर वे में हो गया था। नेक्स्ट है, अब जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो अलग अलग राज्यों की तरफ बढ़ने लगे, अलग अलग दिशाओं में जाने लगे। तो सबसे पहले जो इंडिया पहुँचे वो थे पोर्तुगीज़ वास्को डी गामा। ऐसा नहीं था कि ये पहले इंडियन थे जो डायरेक्ट यहाँ पहुँचे थे। इससे पहले भी एक बहुत बड़े वोयाज या फिर कह सकते हैं जो कैप्टन थे वो थे बार्थोलोम्यू डियास, जो तकरीबन अफ्रीका के तट तक पहुँच गए थे और 1497 में, और उन्हीं के 10 साल बाद वास्को डी गामा 1498 में पहुंच गए थे इंडिया। वो पहुंचे थे कहाँ? कालीकट में, जहाँ पे जोमोरिन राजा जो थे उनका राज चल रहा था 1448 में। और यहाँ पे सिर्फ पोर्तुगीज़ ही नहीं, अरब ट्रेडर्स भी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे थे मालाबार कोस्ट के पास, और साथ साथ अरब के साथ साथ जैवनीज़, अफ्रीकन, ये सब प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे थे। यहाँ पे कोई ऐसी मंशा नहीं थी किसी के कि हाँ हम ही साम्राज्य स्थापित कर लेंगे, हमारा ही पोस्ट चलेगा। सिर्फ यहाँ पे सब इक्वली अपना ट्रेड कर रहे थे अनटिल पोर्तुगीज़ यहाँ आए। पोर्तुगीज़ का मेन एम ही था कि वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिज़नेस करेंगे और उनकी मोनोपोली हो जाए। ये थिंकिंग लेके वो यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करते हैं। पेडोरो एल्वारेज कैब्रल जो थे उन्होंने स्पाइसेस का बिज़नेस स्टार्ट किया था और कालीकट में अपनी फैक्ट्री बनाई थी 1500 में। साथ ही साथ वास्को डी गामा ने भी एक फैक्ट्री की स्थापना की थी कन्नौर में।
कालीकट, कन्नौज और कोचीन जो थे वो इम्पोर्टेंट ट्रेड के संस्थान थे पोर्तुगीज़ के लिए। यहीं पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी और यहाँ पे इसलिए बनाई थी क्योंकि यहाँ से ट्रेड इजी था, यहाँ पे रिसोर्सेज ईज़िली मिल जाते थे, यहाँ से वो ट्रेड ईज़िली कर पाते थे, इसलिए पोर्तुगीज़ ने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री बनाई। नेक्स्ट जो थे पोर्तुगीज़ के लीडर वो आए थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये गवर्नर भी थे यहाँ के, जिनका कार्यकाल 3 साल का होता था और उन्हें असल में राजा ने भेजा था गवर्नर के तौर पे और उन्हें असली संस्थापक माना जाता है पोर्तुगीज़ का। उन्होंने ही बेसिकली पोर्तुगीज़ की स्थापना भारत में की थी और उसके लिए सबसे ज़्यादा काम किया था। उन्होंने फोर्ट्रेसेस बनाया था कोचीन, कन्नौज, किलावा और अंजदीवा में। इन्होंने फेमस पॉलिसी दी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी होती क्या है, यहाँ पे जो बेसिकली एक लड़ाई हो गई थी अरब और इन पोर्तुगीज़ के बीच में, जिनमें अल्मीडा का सन मारा गया था और इसी गुस्से में आके उन्होंने सबसे पहले तो मुस्लिम ट्रेड को तहस नहस किया और साथ ही साथ अपनी मोनोपोली बना ली कि अगर कोई भारत में इस क्षेत्र में ट्रेड करेगा या व्यापार करेगा तो वो पोर्तुगीज़ के तहत ही होगा, वही इसकी परमिशन देंगे या तो देंगे ही नहीं। अगर उन्हें परमिशन चाहिए तो काफ़ी हैवी टैक्स पे करना पड़ता था पोर्तुगीज़ को, और इसी को हम ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाने जाते हैं। वो मास्टर थे इंडियन ओशियन के। इंडियन ओशियन पे तकरीबन सिर्फ उन्हीं का ही राज रहा था। नेक्स्ट है अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर्क। ये नेक्स्ट फाउंडर थे पोर्तुगीज़ के ईस्ट में। इन्होंने अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया था ईस्ट अफ्रीका में, रेड सी पे, ऑर्मूज़ और मालाबार और मलाक्का में। आप देख रहे धीरे धीरे कैसे पोर्तुगीज़ अपने एक क्षेत्र से होके कालीकट तक सीमित न रह के अलग अलग क्षेत्र में फैलने लग गए थे और इन्होंने अपना साम्राज्य और बुलंद करते रह गए थे। इसी के अंतर्गत जो सुल्तान ऑफ बीजापुर थे उन्होंने अपनी टेरिटरी यूरोपियंस के हवाले की थी। जो पहली टेरिटरी थी जो इन पोर्तुगीज़ के हवाले कर दी गई थी वो थी बीजापुर की ज़मीन। अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पहली इंडियन टेरिटरी जो पोर्तुगीज़ के अंडर हुई थी वो कौन सी थी, बीजापुर की टेरिटरी। नेक्स्ट जो हमारे फाउंडर है वो नीनो दा सूना। ये 1529 यानी 1529 में यहाँ आए थे। इन्होंने अपना हेड क्वार्टर शिफ्ट किया था कोचीन से गोवा और इन्होंने ये इसलिए किया था ताकि वहाँ पे इन्हें ईज़िली एक्सेसिबल हो सके हर चीज़ का। साथ ही साथ इनके अपने पड़ोसियों से भी अच्छे रिश्ते थे। इन्होंने ये थोड़े एक्चुअली दिमाग वाले थे। इन्होंने सोचा था कि अगर हम अपने पड़ोसी राज्य के साथ मिल के रहेंगे तो ट्रेड करना आसान होगा, साथ साथ सिक्योरिटी भी इन्हें मिलेगी। इन्होंने बहादुर शाह के साथ ट्रेड किया और जिसमें बहादुर शाह ने इन्हें कहा कि वो दीव एक जगह थी जहाँ वो इन्हें संरक्षण देंगे। हुमायूं जो थे वो गुजरात से हट गए थे 1536 में। नेक्स्ट है फेवरेबल कंडीशन फॉर पोर्तुगीज़। आखिर पोर्तुगीज़ इतने जल्दी उन्होंने 50 साल के अंतर्गत ही, अब वास्को डी गामा के 50 साल के अंदर आते आते ही उन्होंने इतना बड़ा क्षेत्र तकरीबन 1300 मील का क्षेत्र कवर कर लिया था। आखिर ये हुआ क्यों, इसका मेन रीज़न क्या था? गुजरात जो था वो रूल हो रहा था पावरफुल रीडर मोहम्मद बेगरत द्वारा 1458 से लेके 1511, यानी जो रूलर थे गुजरात के वो काफ़ी पावरफुल थे जो कि मोहम्मद बेगरत थे और उनके साथ इनकी पोर्तुगीज़ की दोस्ती बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट रीज़न था कि उनके जो शिप थे जो वो काफ़ी ही ज़्यादा एडवांस थे उस टाइम से। उस टाइम पे डबल डेकर शिप वो बनाते थे, कैनन शिप वो बनाते थे, आर्म इक्विपमेंट जो भी उनसे भरे पड़े उनके शिप थे। इवन उनका नेविगेशन सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त था। यही सब चीज़ें थी जिन्होंने पोर्तुगीज़ को फेवर किया कि वो जल्दी से जल्दी अपना साम्राज्य बढ़ा सके।
नेक्स्ट है पोर्तुगीज़ स्टेट। पोर्तुगीज़ साम्राज्य कहाँ तक फैला है? 60 माइल्स अराउंड गोवा। 60 किलोमीटर तक या 60 माइल्स तक उन्होंने अपना क्षेत्र फैला लिया था 50 साल के अंदर ही। उन्होंने अपनी मिलिट्री भी पोस्ट कर दी थी। उनकी मिलिट्री जो नेवल मिलिट्री बेसिकली होती थी वो सबसे ज़्यादा अच्छी थी पूरे देश में, पूरी दुनिया में तकरीबन। और उन्होंने ऐसे ही आंध्रा और चेन्नई, जो कि पहले सैंट होम और नागापट्टनम के नाम से जाने जाते थे, वहाँ पे उन्होंने अपना क्षेत्र फैला लिया था। ट्रीटी साइन हुई थी गोवा और डेक्कन के बीच में 1570 में। बेसिकली क्या होता था, उनके सबसे बड़े इतने जल्दी एक्सपेंशन का कारण ये भी था कि जो इंडियन रूलर्स थे, बेसिकली जो नॉर्थ एंड साउथ के जो रूलर थे, उनमें ना कोई एकता नहीं थी। वो बस आपस में ही लड़ते थे, यानी सुपीरियरिटी करने के चक्कर में उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ ही नहीं दिया। और ये चीज़ पोर्तुगीज़ ने भांप लिया कि चलो इनकी तो अपनी ही नहीं बनती, तो हम क्या करेंगे, हम इनसे ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये इन्होंने भी अपनाया था। ये ना कोई भी एक यूनिटी ना होने के कारण क्या हो रहा था, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बन ही नहीं पा रही थी। और धीरे धीरे करके पोर्तुगीज़ ने इन सब पे अपना कब्ज़ा जमा लिया। पोर्तुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब पोर्तुगीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इंडिया में? वेदोर द फजेंडर जो थे, उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम और कार्गोज डिस्पैच का सिस्टम स्टैब्लिश किया था कि वो कैसे लैंड या फिर कैसे जनरेट करेंगे टैक्स इंडिया के लोगों से। उन्होंने और साथ ही साथ उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी, जैसे कि इंटॉलरेंट टुवर्ड्स मुस्लिम। वो अरब से बिल्कुल ही नफ़रत करते थे। वो उनका ट्रेड ही नहीं चाहते थे। इवन ट्रेड क्या, वो तो उन्हें आसपास कहीं देखना ही नहीं चाहते थे। साथ ही साथ वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते थे, जो कि मुस्लिम के विरोध में बिल्कुल ही तत्पर थी। पोर्तुगीज़ लॉस फेवर विथ मुगल्स। अब क्या हुआ, उनकी इसी नफ़रत के कारण पहले तो उनके इंडियन मुस्लिम से बनती भी थी, पर धीरे धीरे क्या हुआ, इन्हीं हरकतों के कारण कि उन्हें अरब को देखना नहीं है, वो ट्रेड नहीं करने देंगे। इवन उन्होंने कुछ अरब की शिप को बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में तहस नहस कर दिया था और साथ ही साथ मार गिराया था। और उन्होंने फेमस मुमताज़ महल के जो स्लेव्स थे वो उनका अपहरण कर लेते थे और उन्हें ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बना देते थे। और इन्हीं सब कारणों से क्या हुआ था, उनके मुस्लिम से धीरे धीरे बननी हट गई। हुमायूं के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। हुमायूं जो राजा थे उनसे तो उनकी थोड़ी बहुत फिर भी बन जाती थी, पर जब उनके बेटे सलीम आए तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। और यही सारे कारण थे कि उनकी और मुस्लिम की बनना बिल्कुल बंद हो गई। इसका एक और मेन कारण था कि 1608 में जब कैप्टन विलियम हॉकिंस इंडिया आए और सूरत पहुँचे तो वो जहांगीर से मिले। जहांगीर उनकी शिप से इतनी प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने पोर्तुगीज़ को एक वॉर में हरा दिया था, जो कि मुस्लिम के सबसे बड़े राइवलरी थे, यानी दुश्मन थे। साथ ही साथ उन्हें एक तुर्किश लैंग्वेज भी आती थी, जिससे जहांगीर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। और ये धीरे धीरे यही कारण बना कि उन्होंने पोर्तुगीज़ को हटाना शुरू किया अपने पास से। और जो विलियम हॉकिंस थे वो लंदन की रानी का पैगाम लेके उनके लिए आए थे। उनके इन्हीं अच्छी आदतों से और अच्छी बातों से इम्प्रेस होके कैप्टन विलियम हॉकिंस ने उन्हें कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने मनसबदार बना दिया और जिनकी सैलरी उस टाइम पे तकरीबन 30,000 कर दी थी। साथ ही साथ 1612 में जो इंग्लिश शिप ड्रैगन था, जो कि कैप्टन बेस्ट के अंतर्गत था, उन्होंने पोर्तुगीज़ को सक्सेसफुली हरा दिया। तो अब इससे क्या हो गया कि जो लोगों में एक भय था कि हम तो पोर्तुगीज़ से लड़ ही नहीं सकते हैं, पोर्तुगीज़ तो बहुत सुपीरियर है, वो धीरे धीरे लोगों के मन से वो भय हटने लगा। और उनकी जो डोमिनेंसी थी पूरे इंडियन ओशियन पे कि हाँ हमारा ही कब्ज़ा रहेगा, ये डर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। कैप्चर ऑफ हुगली। एक फरमान के चलते जो कि 1579 में आया था, जिसके तहत जो वहाँ के पोर्तुगीज़ थे वो हुगली नदी के तट पर ही बैठ गए थे और ट्रेड करना चाहते थे। इस फरमान के तहत उन्हें हुगली नदी पर ट्रेड करने का मौका मिलना था।
उस टाइम बंगाल के गवर्नर कासिम खां थे। पर क्या हुआ, उन्हीं चक्रों में कि वो अरब को देखना नहीं चाहते थे और उन्होंने मुस्लिमों को ज़बरदस्ती पकड़ के स्लेव बना दिया था। तो जहांगीर ने कासिम खां को अनुरोध किया कि वो वहाँ से पोर्तुगीज़ को हुगली से हटाए और इसी क्रम में वो वहाँ पे ज़्यादा दिन ट्रेड नहीं कर पाए। डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज़ के दमन का कारण क्या था? तो सबसे पहले दमन का कारण यही था कि कुछ सालों तक राज करने के बाद उनके नेबर्स में ही काफ़ी अच्छे अच्छे साम्राज्य खड़े होने शुरू हो गए, जैसे इजिप्ट, पर्शिया, साथ ही साथ इंडिया में मराठा। ये सारे काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य उभर के आए जिन्होंने पोर्तुगीज़ का दमन किया। साथ ही साथ उनकी पॉलिसीज़ जो ऐसी थी कि हाँ, हम किसी को भी पकड़ के क्रिश्चियन बना देंगे, या हम तो मुस्लिम को देखना नहीं चाहते, ना हम उनसे ट्रेड करेंगे। इन्हीं सब पॉलिसीज़ ने उनका दमन किया। साथ ही साथ उनकी डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिस थी। वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपने लिए कमाना चाहते थे, बाकी वो मोनोपोली कर देते थे हर चीज़ पे कि हमारा ही साम्राज्य होगा और हम किसी को यहाँ पे ट्रेड नहीं करने देंगे। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने क्या किया, जो ट्रेड सिस्टम था, कोई भी नाव या फिर कोई भी जहाज़ अगर इंडियन ओशन में आता था, अगर वो उससे आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं ले पाते थे तो वो उसको लूट लेते थे और वहाँ के लोगों को मार देते थे। एक बार उन्होंने एक शिप पे तकरीबन काफ़ी लोगों को मार दिया था जो कि मुस्लिम ट्रेडर्स थे, अरब के ट्रेडर्स थे, और इन्हीं सब रीज़न से जो पोर्तुगीज़ थे उनको यहाँ से हटा दिया गया। गोवा जो था वो काफ़ी लंबे समय तक पोर्तुगीज़ के अंतर्गत रहा था। अगला कारण था मराठा इन्वेडेड इन इंडिया। मराठा का जो इन्वेड था गोवा में 1683 में हुआ था, 1683 में। उन्होंने इंग्लिश कमर्शियल एम्बिशन और डच को बढ़ावा दिया। उनकी कंपनी पोर्तुगीज़ के बाद डच और इंग्लिश इंडिया कंपनी आई और जिन्हें भारत द्वारा बढ़ावा मिला। साथ ही साथ ब्राज़ील की डिस्कवरी के चलते पोर्तुगीज़ ने अपना रुख उस साइड मोड़ लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अब इंडिया में वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे उनकी पॉलिसीज़ और उनकी हरकतों के कारण। आखिर हमें पोर्तुगीज़ के आने का क्या फ़ायदा मिला? पहला फ़ायदा तो यही था कि हमें एक नेवल पावर मिली कि हाँ चलो, समुद्र के रास्ते भी हम स्ट्रॉन्ग हो गए कि हमें कैसे शिप चाहिए, हमें कैसे आर्मी चाहिए, या हमें कैसे इक्विपमेंट्स चाहिए जो हम अपने आप को संरक्षण दे सकें। साथ ही साथ पोर्तुगीज़ की शिप ऐसी थी कि जिसमें काफ़ी कैनन या वेल इक्विप्ड आर्म्स थे उसके अंदर। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था मिलिट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज़, यानी उनकी जो इन्फेंट्री थी वो काफ़ी मजबूत थी, जो कि 1630 में इंट्रोड्यूस की गई। वो मास्टर थे सी के, इसलिए क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे आज की टेक्निक यूज़ की थी, जिस वजह से वो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ राज्य कर पाए थे। तो ये था पोर्तुगीज़ के आने का कारण, उनके रहने का कारण और उनके ख़त्म हो जाने का कारण। बेसिकली वो यहाँ ट्रेड करने आए थे और ट्रेड करते करते उन्होंने रूलिंग स्टार्ट कर दी थी। रूलिंग तक भी ठीक था, पर उन्होंने ऐसे ऐसे सिस्टम लाए, ऐसे ऐसे मोनोपोलीज लगाए कि लोग यहाँ के तंग आ गए थे। नॉट इवन अरब, मुस्लिम, इवन हिंदू भी जो थे वो भी इसका विद्रोह में उतर आए और इस तरह उनके अंत का कारण बना। उनके बाद आए थे डच, जो कि 1596 में आए थे। पहले डचमैन जो यहाँ पहुँचे थे वो थे कॉर्नेलिस डी हूटमैन। डच के आने के बाद उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, या मसूलीपट्टनम जिसे हम कहते हैं, वहाँ इस्टेब्लिश की थी 1605 में, जो कि आज आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद उन्होंने नागापट्टनम कैप्चर किया, जो कि मद्रास में है, जो कि पहले पोर्तुगीज़ का था, और धीरे धीरे उन्होंने भी अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया। वो इतनी तेज़ी से विस्तार किए कि उन्होंने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में भी अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। 1609 में पुलकित में उनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई, और जो कि एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है कि 1609 में उन्होंने कहाँ पे फैक्ट्री स्टार्ट की थी।
अदर फैक्ट्रीज उन्होंने सूरत, कारिकाल, बारानगर और पटना के आसपास और कोचीन और नागपट्टनम में इस्टेब्लिश की थी। उन्होंने इंडिगो की खेती पहली बार की थी यमुना वैली के अक्रॉस सेंट्रल इंडिया में, और साथ साथ उन्होंने टेक्सटाइल और सिल्क की जो ट्रेड किया था उन्होंने बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल कोस्ट की तरफ किया था। साथ ही साथ उन्होंने बिहार में सॉल्ट पेटर की खोज की और वहाँ पे उसकी खेती की, और ओपियम और राइस की ट्रेड उन्होंने गंगा वैली में किया था। यहाँ के ट्रेड से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और धीरे धीरे उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो गई और धीरे धीरे वो भी अमीर हो गए। पर क्या हुआ, इतनी प्रॉस्पेरिटी और ये सारी चीज़ें लोगों से नहीं छुपी और उन्होंने उनके बारे में जो जानकारी थी वो इंग्लिशमैन को भी मिल गई। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो इंग्लिशमैन थे वो भी यहाँ ट्रेड करना चाहते थे, जिस वजह से इन दोनों की आपस में ही नहीं बनती थी और एंग्लो डच राइवलरी शुरू हो गई। डच और ईस्ट जो थे वो अम्बोनिया पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने जो पोर्तुगीज़ द्वारा कैप्चर किए हुए जगह थी वहाँ पे इंग्लिशमैन और 9 जापानीज़ को पूरी तरह मार दिया था। सबसे बड़ा कारण एंग्लो डच राइवलरी का यही था, जो डच थे वो कहाँ थे, वो पहुँचे ईस्ट में अम्बोनिया एक जगह है वहाँ पे, जो कि अभी इंडोनेशिया में है, और वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ के इंग्लिशमैन थे और 9 जापानीज़ थे उनको 1623 में बुरी तरह मार दिया, जिससे उनके इंग्लिशमैन और भड़क गए और उनकी इंडिया में उन्होंने इसका बदला लेने का सोचा और डच से लड़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे 1667 में डच जो थे वो इंडिया से रिटायर हो गए और इंडोनेशिया की तरफ कूच कर गए, क्योंकि उनके बीच एक ट्रीटी टाइप की साइन हो गई थी कि चलो तुम इंडिया छोड़ दो, हम इंडोनेशिया छोड़ देंगे। इंग्लिशमैन ने कहा कि डच को कि तुम इंडिया से हट जाओ और हम इंडोनेशिया से हट जाएंगे। इसके लिए डच भी मान गए। डच क्यों मान गए? क्योंकि वहाँ पे जो स्पाइसेस का बिज़नेस था वो इंडिया से ज़्यादा अच्छा था। जब वो इंडिया में थे तो उन्होंने भी मोनोपोली कर दी थी ब्लैक पेपर और स्पाइसेस पे। साथ साथ उन्होंने सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस और ओपियम का भी खूब बिजनेस किया था। अब डिक्लाइन ऑफ डच इन इंडिया। अब डच के डिक्लिनेशन का कारण क्या था, उनके पतन का कारण क्या था? डच तो सबसे पहले इन्वॉल्व हो गए किस चीज़ के, मैली आर्किपेलागो ट्रेड में। उन्होंने कहा चलो अब हम इंडिया छोड़ेंगे और हम कहीं और ट्रेड करेंगे। फाइनली थर्ड एंग्लो डच वॉर जो 1672 से 74 तक चली थी, उन्होंने इस चीज़ में वो इतना हार गए थे, इतनी चीज़ें उनकी लॉस हो गई थी, बिज़नेस ठप पड़ गया था, इक्विपमेंट लॉस था, फाइनेंशियल लॉस था, इकोनॉमिकल, ह्यूमैनिटी लॉस, वो काफ़ी तंग आ गए थे इन चीज़ों से और उन्होंने इस चीज़ से पीछे हटने का फैसला कर दिया। बैटल ऑफ हुगली में वो पूरी तरीके से पराजित हुए इंग्लिशमैन से, जो कि 1759 में हुआ था। धीरे धीरे उनका ट्रेड इंडिया से ख़त्म हो गया और साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट यहाँ रूल करने का तो था नहीं और ट्रेड में उन्हें यहाँ पे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था, तो वो सीधा अपना ट्रेड करने के लिए इंडोनेशिया चले गए और ऊपर से वहाँ कोई इंग्लिशमैन नहीं था, तो वो सिंपली ट्रेड वहाँ अच्छा कर सकते थे। साथ साथ वहाँ की जो स्पाइसेस थी वो काफ़ी अच्छी कीमत में बिक जाती थी, तो उन्होंने वहाँ पे सिंपल ट्रेड किया। बैटल ऑफ बिदारा जो कि 1759 में हुई थी, वहाँ पे इंग्लिश वालों ने फिर से डच को डिफ़ीट किया। तो यही सब कारण थे कैसे पोर्तुगीज़ आए और उनका पतन हुआ। अब डच आए, उनका पतन इंग्लिश द्वारा किया गया। बेसिकली ये जितने भी लोग आए थे यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के मकसद से आए थे, पर इन्होंने यहाँ देखा कि इंडिया में कोई यूनिटी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एकता नहीं है, तो चलो जितना फ़ायदा हो सके कर सके। तो उन्होंने जितना फ़ायदा हो सका, जितनी चीज़ें हो सके उन्होंने की। अब बस हम आगे 2 टॉपिक और पढ़ेंगे जिसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई और फ्रेंच कैसे आई उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।